तो इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक स्फेरिकल कंडक्टर है और उस कंडक्टर के ऊपर कुछ चार्ज है और वो चार्ज उस कंडक्टर के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आपको पहले पार्ट में कैलकुलेट करना है कि उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कितनी होगी। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया है, हमें क्या क्या चीजें गिवन है। हमें दिया है कि एक स्फेरिकल कंडक्टर है, तो एक स्फीयर आप बना देंगे लाइक दिस, स्फीयर है और इस स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि हर जगह एक समान तरीके से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है लाइक दिस। ये चार्ज है एक जैसा फैला हुआ, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और उस चार्ज का जो टोटल वैल्यू है, टोटल चार्ज की वैल्यू है Q इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। और क्या दिया है कि इस स्फीयर का जो रेडियस है दैट इज 12 सेंटीमीटर। इस स्फीयर का जो रेडियस है कैपिटल R, वो रेडियस R की वैल्यू है कितना है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर, इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसा यूनिट में, तो आएगा आपके पास 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर के बराबर। ये आपका रेडियस है और आपसे पूछा क्या गया है कि इस स्फीयर के अंदर कोई एक पॉइंट है, इस स्फीयर के अंदर एक पॉइंट है और उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो मैंने मान लिया कि यहां पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं पॉइंट ए। तो पॉइंट ए के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पूछा गया है। तो आपको पूछा गया है कि E इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, ये आपको निकालना है। अब आप पहले याद कीजिए वो सारे फॉर्मूले जो एक हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर के लिए हमने आपको लिखवाए थे। तो कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन को करने के पीछे, कॉन्सेप्ट तो एक आपके पास हॉलो स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज है Q और जिसका रेडियस है R के बराबर, जिसके ऊपर चार्ज है Q और रेडियस है R के बराबर लाइक दिस, जिसकी सरफेस पर चार्ज है डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसके अंदर कोई एक पॉइंट, इसकी सरफेस पर एक पॉइंट और इसके बाहर किसी एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो रेस्पेक्टिवली होती हैं E, जो फंक्शन है वो इस तरीके से होता है 0 फॉर इनसाइड पॉइंट, KQ डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर एट सरफेस और KQ डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर, ये होती है एक आउटसाइड पॉइंट के लिए, वेयर R इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। R इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, यानी कि अंदर कोई एक पॉइंट होगा तो उस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो 0 के बराबर होने वाली है। यदि इसकी सरफेस पर कोई एक पॉइंट है तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है KQ बाय R स्क्वायर के बराबर, और यदि इस स्फीयर के बाहर कोई एक पॉइंट है R डिस्टेंस पर, सेंटर से डिस्टेंस कितना है R के बराबर, तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है KQ बाय स्मॉल r स्क्वायर। KQ बाय स्मॉल r स्क्वायर के बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है इनसाइड द स्फीयर, तो हम कह देंगे कि इनसाइड के लिए जो फॉर्मूला है वो है ये वाला, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अंदर कितनी हुई 0 के बराबर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो क्या होगी 0 के बराबर। ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसके सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया है, हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है, ठीक है बच्चों। और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है, ठीक है ना। सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो NKC सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है बच्चों।
जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा। कि जस्ट आउटसाइड द स्फीयर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो किसके बराबर होगी। तो हम यहाँ पे पहले एक डायग्राम बनाएंगे। उस डायग्राम में आपसे पूछा गया है कि जस्ट आउटसाइड, मान लीजिए उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है बाहर वो स्मॉल r के बराबर है। तो हम कह सकते हैं क्योंकि ये जो पॉइंट है ये जस्ट आउटसाइड द स्फीयर है, बिकॉज द पॉइंट इज just outside the sphere, just outside the sphere। तो हम कह सकते हैं कि r की जो वैल्यू है, स्मॉल r की वैल्यू, वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है रेडियस के बराबर, वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है रेडियस के बराबर। यानी कि जो पॉइंट जो जस्ट आउटसाइड है उसको हम मान सकते हैं कि वो ऑलमोस्ट एट द सरफेस है। और हम जानते हैं कि सरफेस के लिए जो फॉर्मूला होता है बेटा, सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने यहाँ देखा था के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर, वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करिए। के की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये आपको याद रखना है बेटा। के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 ऐसा यूनिट्स में। क्यू की वैल्यू कितनी दी है, क्यू कितना दिया है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -7, क्या जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 12 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को आगे सॉल्व करते हैं। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, ये है 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 9 है, 10 टू द पावर -7 है, तो आ जाएगा 10 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर लिखा है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 144 इंटू 10 टू द पावर -4। तो बेटा 16 से ये गया आपके पास 9 टाइम्स, 9 से गया ये 1 टाइम, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 10 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -4। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी 10 टू द पावर 2 + 4 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम। एसआई यूनिट्स में आपको आंसर रिपोर्ट करना है, तो याद रखें एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कूलम के बराबर होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो सरफेस पर होगी दैट इज 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका भी है। इस पर्टिकुलर पार्ट को, इस सेकंड पार्ट को सॉल्व करने का तरीका दूसरा भी है। तो मेथड नंबर 2 देखेंगे इसमें। मेथड 2 जो है इसका पार्ट बी का, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक कंडक्टिंग स्फीयर है बेटा, कंडक्टिंग स्फीयर, और इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमसे पूछा गया था कि जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर मान लीजिए कोई पॉइंट है, पॉइंट P, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर के बारे में बात कर रहे थे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में हमने देखा कि वी नो दैट जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर, just outside the conductor the electric field is sigma upon epsilon naught, where sigma is local charge density, local charge density। तो हमने एक फॉर्मूला देखा था कि जहां पर कोई एक रैंडम शेप का एक कंडक्टर था, वहां पे हमने देखा कि एक रैंडम शेप का एक कंडक्टर था, और इस कंडक्टर की यदि मान लीजिए इस पोर्शन की जो डेंसिटी है वो सिग्मा के बराबर है, तो इस पॉइंट से जस्ट बाहर कोई पॉइंट है P, तो इस पॉइंट P के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था टोटल पूरे कंडक्टर की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर था।
तो ये सेम फॉर्मूला हम यहां पर भी लगा सकते हैं, बिकॉज ये एक कंडक्टर है और कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है। लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो देखिए इन आवर क्वेश्चन, तो इन अवर क्वेश्चन की क्योंकि चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब है कि चार्ज डेंसिटी की वैल्यू हर जगह समान है। चार्ज डेंसिटी जितनी यहां पर है उतनी यहां पर है उतनी यहां पर है, हर एक जगह चार्ज डेंसिटी की वैल्यू बराबर है। और उस चार्ज इन आवर क्वेश्चन चार्ज डेंसिटी की वैल्यू है वो है बेटा चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज अपॉन एरिया 4πr²। 4πr² ये चार्ज डेंसिटी की वैल्यू है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4πr² इंटू एप्सिलॉन नॉट। और आप देखिए कि Q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट, 4π एप्सिलॉन नॉट जो है वो 1/k होता है, तो ये बन जाएगा आपके पास KQ डिवाइडेड बाय r²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। और यही सेम कैलकुलेशन हम पहले ही कर चुके हैं, तो आपको आंसर मिल जाएगा 10⁶ न्यूटन पर कूलम। 10⁶ न्यूटन पर कूलम आपको मिल जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो आपको दिया गया है कि उस स्फेरिकल कंडक्टर के सेंटर से 18 सेंटीमीटर दूर, 18 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कितना होगा। तो ये देखिए आपके पास एक स्फीयर था और उस स्फीयर का जो रेडियस है वो था 12 सेंटीमीटर, ये रेडियस की वैल्यू थी। और आपसे पूछा गया है कि सेंटर से 18 सेंटीमीटर दूर, 18 सेंटीमीटर दूर, तो ये 12 है तो 18 कुछ अराउंड यहाँ पे होगा। मान लीजिए इस पॉइंट को नाम दिया P और ये है आपके पास 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर ये पॉइंट है। तो क्या हम इस पॉइंट को जस्ट आउटसाइड का दर्जा दे सकते हैं? क्या हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट जस्ट आउटसाइड है? नहीं, बिकॉज इस पॉइंट का जो लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा दूर है इसके सरफेस से। ये 12 सेंटीमीटर पर सरफेस खत्म हो जाता है, सरफेस 12 सेंटीमीटर पर है और ये 18 सेंटीमीटर पे है, तो हम जस्ट आउटसाइड वाला दर्जा इस पॉइंट को नहीं देंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला था KQ/R² या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो हम फॉर्मूला इसके लिए नहीं लगा सकते। तो हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आउटसाइड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जस्ट आउटसाइड वाला नहीं लगाएंगे, आउटसाइड वाला लगाएंगे। तो हम ये पहले आपको फॉर्मूला दिखा चुके हैं ऑलरेडी, ये रहा। ये फॉर्मूला आउटसाइड द स्फीयर KQ/r² के बराबर होता है। तो ये यहाँ पे आप देखिए, यहाँ मैं लिखूंगा फॉर्मूला E इज इक्वल टू KQ/r²। स्मॉल r का मतलब सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस, सेंटर से इस पॉइंट का दूरी इज कॉल्ड स्मॉल r। तो इस आंसर रखिए, यहाँ पे वैल्यूज रखिए। तो K मिलेगा आपको 9 × 10⁹, Q की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻7 कूलम डिवाइडेड बाय r²। r की वैल्यू है 18 सेंटीमीटर, यानी इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करेंगे का स्क्वायर। अच्छा, अब इस वैल्यू को आपको सॉल्व करना है, तो आंसर आपको मिलेगा SI यूनिट में, दैट इज न्यूटन पर कूलम। तो इसको सॉल्व करिए बेटा। देखिए ये 9 है, 1.6 है, इनको अलग लिखिए। 9 × 1.6 इंटू 10⁻⁹ है ये, और 10⁻⁻7 है ये। 10⁻⁹ और -7 को ऐड करेंगे, को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मिलेगा आपका 2 डिवाइडेड बाय 18 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर। तो आपको मिलेगा 18 × 18 × 10⁻⁻4। तो इसको आप सॉल्व करिए थोड़ा सा। 9 से गया ये 2 टाइम्स, और ये 2 से गया आपके पास 0.8 टाइम्स, और ये आ गया आपके पास 0.4, ये गया आपके पास 9 टाइम्स। तो आपको मिल जाएगा ये 4 डिवाइडेड बाय 9, ये 40 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻2 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻4। तो इसको आप सॉल्व करिए, आपको मिलेगा ये कैंसिल आउट हो गया। 40 डिवाइडेड बाय 9 मिलेगा आपको 36 4 4.4 अप्रॉक्सीमेटली इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलने वाला है, 4.4 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम।
आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक कैपेसिटर है पैरेलल प्लेट टाइप का और उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्वेश्चन में गिवन है और आपको कहा गया है कि यदि इस कैपेसिटेंस की प्लेट्स के बीच का सेपरेशन, कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं उनके बीच का सेपरेशन चेंज कर दिया जाए और उस कैपेसिटर के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया जाए तो उस कैपेसिटर जो नया बना है, जो मॉडिफाइड कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। चलिए आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं कि कैसे इसे सॉल्व करना है। तो देखिए भाई, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जहां पे एयर भरा है, ये है एक कैपेसिटर और कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का सेपरेशन होगा मान लीजिए डी नॉट के बराबर। हमने मान लिया डी नॉट के बराबर ये सेपरेशन है। एरिया ऑफ प्लेट्स मान लेते हैं, एरिया ऑफ प्लेट्स वो मान लीजिए ए के बराबर मान लिया हमने। लेट मान लिया कि ए के बराबर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दीज प्लेट्स। अब इनके बीच में भरा है एयर। एयर के लिए आप जानते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो 1 के बराबर होता है। फॉर एयर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू 1। यहां पे नोट भी कर लेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जो है वो 1 के बराबर है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा है कि ये जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है फॉर दिस कैपेसिटर, दिस पर्टिकुलर कैपेसिटर के लिए जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है सी नॉट मैंने मान लिया, वो कितनी होगी। फॉर्मूला क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये फॉर्मूला होता है एक कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का, के ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी, वेयर के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ए इज एरिया, एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड डी इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। अब ये दिया है बेटा 8 पिकोफैरेड के बराबर, ये दिया है आपको 8 पिकोफैरेड के बराबर। तो बेटा के की वैल्यू है 1, ए की वैल्यू ए लिया है, एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय सेपरेशन कितना है डी नॉट के बराबर और ये वैल्यू दी है 8 के बराबर। तो इसका मतलब ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी नॉट इज इक्वल टू 8। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 आप इसको मान लीजिए। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि इस कैपेसिटर के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, उसको आधा कर दिया जाता है, उसको आधा कर दिया जाता है और उस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में क्या भर दिया जाता है, एक सब्सटेंस भर दिया जाता है विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू 6। अब इन्होंने क्या किया है, मैं कलर बदल देता हूं पेन का। अब उन्होंने किया है कि इस कैपेसिटर के बीच की जो प्लेट्स हैं उनके बीच का सेपरेशन को घटा दिया है, आधा कर दिया है। कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का सेपरेशन जो है D, वो D की वैल्यू हो गई है डी नॉट डिवाइडेड बाई 2। जो इनिशियल सेपरेशन था उसका आधा कर दिया है सेपरेशन और K की वैल्यू 6 के बराबर एक सब्सटेंस यहाँ पे फिल कर दिया है। तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अभी भी यही चलेगा, के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो यहाँ पे हम C की वैल्यू लिखेंगे, C इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी। तो K की वैल्यू कितनी है बेटा 6, A की वैल्यू कितनी है A, क्योंकि एरिया को तो चेंज किया नहीं है। एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है जो इन छोटी मोटी बातों से चेंज नहीं होता है, मीडियम से चेंज होता है ये, डिवाइडेड बाय D। D कितना है, D नॉट बाई 2। ये वैल्यू हमें निकालनी है कितनी होगी। इसको सॉल्व करिए तो मिल जाएगा आपको C इज इक्वल टू, या जाएगा 12 टाइम्स A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D नॉट। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास है, इक्वेशन नंबर 2 आपके पास है। इन दोनों इक्वेशंस को क्या करिए, आप डिवाइड कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2, तो आपको मिलेगा बेटा 8/c इज इक्वल टू 8/c इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D नॉट, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D नॉट डिवाइडेड बाय 12 टाइम्स A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D नॉट। तो यहाँ से A एप्सिलॉन नॉट से A एप्सिलॉन नॉट मर गया, D नॉट से D नॉट मर गया, आपको मिलेगा 1/12। तो यहाँ से आपको मिलता है, इस क्रॉस मल्टीप्लाई आप इसको कर देंगे तो आपको मिलेगा C इज इक्वल टू 12 इंटू 8, 12 इंटू 8, 12 इंटू 8 पिको फैरेड। C की वैल्यू जो आपको मिलेगी, जो नया कैपेसिटेंस आपको मिलेगा मॉडिफाइड कैपेसिटर का, दैट विल बी 12 इंटू 8 पिको फैरेड। ठीक है,
इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन में हो सकता था कि प्लेट्स के बीच का सेपरेशन बढ़ा दिया जाए और जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक जो इंसर्ट करवाया है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग हो। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया।